80,000 करोड़ से ज्यादा की एक कंपनी कोल इंडिया, जिसका शेयर प्राइस फिसल चुका है 130 रुपए के नीचे जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आईपीओ प्राइस के बाद कंटिन्यूसली स्टॉक प्राइस में हमें एक डिक्रीज, एक फॉल देखने मिला है। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुकी है इस कंपनी की, क्या उसके बाद भी एक लंबी अवधि के निवेशक के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए, और अगर हाँ तो उसमें कितनी ज्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व है, और उसी के साथ इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। सारी चीजें वीडियो के इंट्रो में नहीं, वीडियो के दौरान भी मैं आपको बताते रहूंगा, और अंत में जाकर आपको पता चलेगा कि एक रिटेल निवेशक के लिए क्या अब भी ये फायदे का सौदा है कि इस कंपनी में निवेश करें, और अगर निवेश करते हैं तो किस तरीके का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने कैपिटल पर, और किस तरीके की रिस्क को हमें ध्यान में रखना होगा। तो आइए मिलकर सीखते हैं। हर बार की तरह इस वीडियो की शुरुआत भी फैक्ट्स के साथ करेंगे, यानी कि क्वार्टरली नंबर्स के साथ करेंगे। तो यहाँ पर जो अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये जो कॉलम्स हैं, जून 2020, मार्च 2020, दिसंबर 2019, सितंबर 2019, जून 2019, ये क्वार्टर्स है। यहाँ पर जो ये लाइट येलो कलर है, ये वेरिएशन है कि जून 2020 के जो नंबर्स हैं उसको अगर हम कंपेयर करते हैं मार्च 2020 के नंबर से, यानी कि एक क्वार्टर पीछे के नंबर से, तो उसमें कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव हमें रिजल्ट मिलता है। सेल्स की बात करें तो 33% का नेगेटिव यहाँ पर नंबर देखने को मिल रहा है। 27,568 करोड़ की सेल्स के नंबर्स थे मार्च 2020 में, जून 2020 में 18,500 करोड़ के हो गए। अदर इनकम की बात करें तो वहां पर भी ये नेगेटिव नंबर है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 35% का डिक्लाइन हमें देखने मिल रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर में भी यहाँ पर गिरावट आई है। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो चीज है वो है नेट प्रॉफिट, वहां पर 55% का नेगेटिव नंबर यहाँ पर हमें दिख रहा है। और सेल्स के नेगेटिव नंबर्स, अदर इनकम के नेगेटिव नंबर्स की वजह से हम देख पा रहे हैं कि नेट प्रॉफिट में भी 55% का यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किया हुआ है। 4,625 करोड़ का नंबर मार्च 2020 में रिपोर्ट किया था, और जून 2020 में 2,080 करोड़ से नीचे का ये नंबर आ चुका है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं कोल इंडिया के बिजनेस को लेकर। साल के शुरुआत में फाइनेंशियल ईयर 21, ये जो करंट साल चालू है इसे फाइनेंशियल ईयर 21 कहते हैं। अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक जो ये पीरियड है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर कोल इंडिया ने कमिट किया था 710 मिलियन टन का प्रोडक्शन, जिसको हाल ही में कंपनी ने रिवाइज किया है 660 मिलियन टन तक। और अगर अगस्त तक की बात करें तो 200 मिलियन टन से नीचे का प्रोडक्शन इस कंपनी ने किया है। अब यहाँ पर अगर फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये होते हैं 5 महीने जिसमें 200 मिलियन टन का यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है। 660 मिलियन टन का टारगेट कंपनी ने रखा हुआ है, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो रन रेट चाहिए कंपनी को, यानी कि प्रोडक्शन का हर महीने का जो नंबर चाहिए वो 65 मिलियन टन से ज्यादा का चाहिए, जो मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है इस कंपनी के लिए। अगर हम करंट हालात को देखें, अगर हम इस करंट सिचुएशन को अगर हम देखते हैं तो कोल इंडिया 23 माइंस बंद भी करने जा रही है, क्योंकि यहां से एक अच्छी प्रोडक्टिविटी का अनुमान इस कंपनी को नहीं लग रहा है। ये माइंस कोई अच्छे से यहाँ पर कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रही है कंपनी के प्रोडक्शन में। इस स्टेप से 600 करोड़ की सेविंग एक्सपेक्टेड है कि इस कंपनी को होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड ने 10,000 करोड़ का टारगेट रखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए, यानी कि जिस साल में अभी हम इस समय बैठे हुए हैं। उसमें से 4,000 करोड़ सितंबर तक तो कंपनी ने स्पेंड कर दिए हैं। इसकी जो अलोकेशन की अगर हम बात करें तो 30% कंपनी ने रखा हुआ है लैंड एक्विजिशन के लिए, लेकिन वहां पर कोविड-19 के चलते हुए थोड़े कितने चैलेंजेस कंपनी को आ रहे हैं, और एग्रेसिवली वो उस पर फास्ट ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं इस पर्टिकुलर डिसीजन को, इस पर्टिकुलर लैंड एक्विजिशन एक्टिविटी को। 25 से 30% इन्होंने प्लांट मशीनरीज के लिए भी रखा हुआ है, जहां पर नए प्लांट या नई मशीनरी अपग्रेड करनी पड़ सकती है इस कंपनी को, तो उसके लिए भी इनफ कैपिटल इन्होंने प्लान किया हुआ है, जो कि एक अच्छी डिसेंट एलोकेशन है। तो चैलेंजेस की अगर हम अब तक की बात करें तो 2 चैलेंजेस हमने देख लिए। एक लैंड एक्विजिशन का जो मैंने अभी अभी आपको बताया, दूसरा जो थोड़ा पहले मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्शन मिलियन टन का टारगेट है इस कंपनी का, वो अचीव होता थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। अगर मैं अपने ओपिनियन, अपने पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखूं तो जो रन रेट अचीव करना है कंपनी को इस माहौल में, उसमें थोड़ी सी दिक्कत मुझे लग रही है। तीसरा जो चैलेंज है वो है वेजेस को लेकर। जो नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ है कंपनी का, वहां पर कंपनी को थोड़े कितने वेजेस ज्यादा बढ़ा के देने पड़ सकते हैं। ये यहाँ पर डिसाइड अभी तक नहीं हुआ है। इसका जो नेगोशिएशन है, इसकी जो डिस्कशन है, वो मार्च 2021 से शुरू होगी, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है जुलाई 2021 से होना है।
तो ये भी एक चैलेंज के प्रोस्पेक्टिव से हमें देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उस कैटेगरी के लिए अपना कंटेंट बना रहा हूँ, अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आगे के 1 साल का भी एक चैलेंज को हमें यहाँ पर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये 3 चैलेंजेस हमने देख लिए। चौथा भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आउटलुक की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो किस तरीके की वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या यहाँ पर रिस्क कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देना चाह रहा हूँ कि इसका जो डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप उसको देखोगे तो अब तक इसने 160 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड दे चुका है। 2011 से अगर हम देखें तो पिछले 9 सालों में 160 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड बहुत ही अच्छा अमाउंट है। शेयर प्राइस नीचे गिरी है, मैं मानता हूँ। अगर आज की बात करें तो 130 रुपये के अंदर के प्राइस पर आपको कोल इंडिया मिल रहा है। यहाँ पर अगर इसी तरीके का डिविडेंड कंपनी देती रही तो आपको अगले 9 से 10 सालों के अंदर दोबारा 150-160 रुपये की अपेक्षा आराम से हो सकती है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ भी खड़ा रहा उसके बावजूद भी आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड के रूप में आपको वो इनकम रिसीव होगी। अगर ये स्टॉक यहाँ से आधा भी हो गया तो आपकी जो रिस्क है वो काफ़ी कम है, क्योंकि अगर आपको 150 रुपये डिविडेंड से आ जाते हैं और मान लीजिए 60-70 रुपये आपके यहाँ से लॉस भी हो जाते हैं तो भी आप 80 रुपये के प्रॉफिट पे आसानी से बैठे हुए हो। तो मुझे लगता है कि एक जो रिटेल इन्वेस्टर होता है जिसको एकदम सिंपल प्लेन तरीके से कामकाज करना है, कम रिस्क लेनी है, उसके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि बाकी स्टॉक्स में क्या होता है, आपको ऑप्शंस के मदद से, कॉल और पुट के मदद से रिस्क को हेज करना पड़ता है। यहाँ पर बड़ा सिंपल है, यहाँ पर आपकी जो रिस्क है पूरी वो डिविडेंड के माध्यम से ही हेज हो जा रही है, क्योंकि कंपनी ये हमेशा डिविडेंड देती रही है। तो यहाँ से हम इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना एवरेज डिविडेंड आगे भी आ सकता है। स्टॉक मार्केट में हमेशा हिस्टोरिकल पैटर्न से ही हम लोग एक जजमेंट को बनाते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि चौथा कौन सा इंपॉर्टेंट चैलेंज है, चौथा कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ने ऑफर फॉर सेल ला लिया कोल इंडिया के लिए तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, जहाँ पर स्टॉक प्राइस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो नीचे आ सकती है। डिविडेंड वगैरह में मुझे नहीं लगता है कोई ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, लेकिन स्टॉक प्राइस की बात करें तो वहाँ पर वो एक झटका हो सकता है। लेकिन क्या पता उससे पहले ये 200-225 रुपये तक चला जाए, उसके बाद ऐसी कुछ न्यूज़ है उसके बाद ये नीचे गिरे। तो ये बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर एक शॉर्ट टर्म एग्रेसिव ट्रेडर हो, आप चाहते हो कि शॉर्ट टर्म में आपका पैसा बनना चाहिए, स्टॉक चलना चाहिए, तो आपको यहाँ से कोल इंडिया में बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जिसको ऑलरेडी एक बड़ा पोर्टफोलियो है, जहाँ पर एक पोर्टफोलियो अलाइनमेंट की अगर हम बात करें, एलोकेशन की बात करें, तो कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। 1 से 1.5% आपके पोर्टफोलियो के एलोकेशन के वो होने चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए कोल इंडिया बहुत ही अच्छा स्टॉक है, उन्हें अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को ज़रूर रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर हम देखें तो ये बहुत ही फेवरेबल है। स्टॉक यहाँ पर भी खड़ा रहा तो डिविडेंड के माध्यम से पैसा आसानी से डबल हो रहा है। तो 9% का डिविडेंड यील्ड मुझे एक डिसेंट डिविडेंड यील्ड लगता है, और ये मेरा अपना ओपिनियन है। आपका डिसीजन जो है आपको अपने सूझबूझ से लेना होगा। आप इस वीडियो को केवल एक इन्फॉर्मेशन की तरह ही लीजिएगा। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ हमने एफिलिएट मार्केटिंग का टाई अप कर रखा है। अभी एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि अगर आप उस लिंक को क्लिक कर अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पर वो जो ब्रोकर है वो इंसेंटिव के रूप में एक छोटा सा अमाउंट इस YouTube चैनल को कंट्रीब्यूट करता है, जिससे इस YouTube चैनल को एक छोटा सा सपोर्ट मिल जाता है ताकि जो भी लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस होते हैं इस चैनल को ऑपरेट करने के लिए वहां से पूरे हो सके। तो अगर आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से अकाउंट ओपन करने के लिए प्रेफर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।